सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बालकेश्वर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर भदोही। मैं आज एमए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के लिए असहयोग आंदोलन के बारे में अपना विचार रखना चाहता हूँ। असहयोग आंदोलन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने पूरे जनमानस को मोबिलाइज किया था और पूरा जनमानस इसमें इकट्ठा था। तो ऐसी स्थिति में हम असहयोग आंदोलन के क्यों शुरू हुआ, इसके कार्यक्रम क्या थे और इसका प्रभाव क्या रहा, इस संबंध में आप सबको मैं बताना चाहता हूं। और इसमें हम देखें तो असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, मैं इसके बारे में सर्वप्रथम बता दूं। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे पड़ी, क्यों असहयोग आंदोलन गांधी जी को करने को मजबूर होना पड़ा, तो इस संबंध में मैं बताना चाह रहा हूं। आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास देखें तो 1857 का विद्रोह से हम भारतीय जनमानस इकट्ठा होकर के विद्रोह का स्वरूप जो दिखाई देता है, एक प्रकार का राष्ट्रीयता का बोध वहाँ से शुरू होता है। उसके बाद भारतीय रेलवे, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सब राष्ट्रीयता का बोध कराते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के जो सदस्य थे मॉडरेट के रूप में, जिसको उदारवादी बोलते हैं, और इसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट जिसको उग्रवादी बोलते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल का नाम आता है। उधर उदारवादियों में फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे बहुत सारे उदारवादी दल के नेता थे। तो हम आज जो है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन की क्या परिस्थितियां रही, इस संबंध में बताना चाह रहा हूं। भारतीय जनमानस में स्वदेशी आंदोलन का उदय हम देखें तो बंगाल विभाजन से शुरू होता है, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में जब कर्जन ने किया था तो उससे स्वदेशी यानी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है और लोगों के अंदर स्वराज की बात आती है, विदेशी चीजों के बहिष्कार की बात आती है, इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद जो है मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय होता है। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1909 में मार्लो मिंटो रिफॉर्म के साथ उनको सुविधाएं दी जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है। हम देखें तो 1915 में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत होती है, जिसमें एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सभी लोगों ने मिलकर के उस आंदोलन को किया था। लेकिन इस दौरान हम देखें तो विश्व परिदृश्य में जो स्वरूप उभर करके सामने आ रहा था, 1914 से लेकर के 1918 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने का प्रतिफल रहा कि भारतीय राष्ट्रीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव था, वो हम देखें तो विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि आप मुझे सहयोग करिए ताकि हम जो है ध्रुवीय राष्ट्रों को पराजित कर सकें, जिसमें महात्मा गांधी का पदार्पण 1915 में भारतवर्ष में होता है। और इसके अलावा मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सभी लोगों ने मिलकर के प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। और अंग्रेजों के साथ देने के कारण से भारतीयों की कुछ अपेक्षा थी। अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि हम भारतीयों के लिए कुछ करेंगे, भारतीयों को स्वराज देंगे, भारतीयों को स्वशासन देंगे, इस पर विचार करने की बात आई थी। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया नहीं, बल्कि 1919 का अधिनियम ला दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, 1919 का जो अधिनियम आया, 1919 के अधिनियम के तहत भारत में एक ऐसी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसको द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है, जिसको दोहरा शासन के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी 1919 के अधिनियम का समर्थन करते इतिहास में इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
तो हम देखें महात्मा गांधी ने 1919 के अधिनियम के लिए कहा था, सुधार कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ न्याय करना चाहती, इसलिए मुझे इस कानून का पालन करना चाहिए। जबकि कांग्रेस के अधिकांश लोग इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह जिस हिसाब से आश्वासन मिला था उस हिसाब से ऐसा इस अधिनियम में कुछ नहीं है, इसलिए आलोचना करते हैं। इसके बाद हम देखें रोलैक्ट एक्ट आता है। रोलैक्ट एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जो राजद्रोहात्मक गतिविधियों में लिप्त भारतीय हैं उनको बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता है। सर सिडनी रोलेट के नेतृत्व में 17 मार्च 1919 को यह अधिनियम लागू हुआ था और भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा, ब्लैक बिल कहा और इस प्रकार से इसकी आलोचना हुई और स्वयं गांधी, जिन्ना समेत इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लीडर इसकी आलोचना किए। और इस प्रकार से इसकी आलोचना केवल राजनेताओं ने ही नहीं किया बल्कि उस समय के समसामयिक पत्र पत्रिकाओं ने किया, जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल ने किया। यह अधिनियम अपने चरप को प्रदर्शित करता है। अमृत बाजार पत्रिका ने कहा, ऐसी भारी भूल जो शांतिपूर्ण प्रजापालक जनता को उग्र प्रवृत्तियों को उभारेगी, ऐसा यह अधिनियम था। मोतीलाल नेहरू ने यहाँ तक कहा, अपील, वकील और दलील की व्यवस्था को इस अधिनियम ने अंत कर दिया। तो इस प्रकार से रोलैक्ट एक्ट का जबरदस्त विरोध हुआ और उसी रोलैक्ट एक्ट के विरोध के फलस्वरूप जो है जलियांवाला बाग कांड होता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने भयंकर गोलीबारी की, जिसमें करीब 20,000 की भीड़ इकट्ठा थी और 20,000 की भीड़ में लगभग 1,000 लोग मारे गए, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 की संख्या आती है, 89 नहीं 79 की संख्या आती है, 79 की संख्या आती है। जलियांवाले बाग में भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, ये प्रश्न उठता है। तो हम देखें रोलैक्ट एक्ट का पहला विरोध। दूसरा जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी, जिसके कारण से जलियांवाले बाग में जो है भयंकर विद्रोह हुआ। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो इस विद्रोह में लगभग 1,000 लोग मारे गए थे। माना कि इसमें एक ब्रिटिश महिला मिस शेरवुड का नाम आता है, वह भी इसमें मारी गई थी। गांधी जी को ये सूचना मिली, गांधी जी स्वयं जो है दिल्ली से वहां के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही उनको रोक लिया गया, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार से हम देखें तो जलियांवाला बाग कांड वास्तव में विश्व इतिहास के लिए या भारत के लिए सबसे बड़ा कलंक के रूप में था। थॉमसन गैरेट जैसे इतिहासकार ने इस संबंध में कहा है, यह घटना एक युगांतरकारी घटना थी। जिस प्रकार 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था, वैसा स्वरूप इसमें दिखाया जाता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कहता है, यह एक पैशाचिक घटना थी, इसको पैशाचिक कांड के रूप में बताता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो नाइटहुड या सर की उपाधि जो प्राप्त थी उसको त्यागपत्र दे दिया इस घटना के बाद। सर शंकरन अय्यर ने वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया। और इस प्रकार से इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन हुआ और हंटर कमेटी ने 20 मार्च 1920 को जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के अनुसार जनरल ओडायर गोली बिना परमिशन के चलाने के लिए दोषी पाया गया, इसीलिए उसको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश संसद ने जनरल ओडायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार से हम देखें तो जलियांवाला बाग कांड असहयोग आंदोलन को प्रमोट करने का काम किया। लेकिन उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में एक मूवमेंट चला था हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, उसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और हम देखें तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत क्यों हुई? खिलाफत मूवमेंट 1919 में सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन लखनऊ में हुआ था। और इसके बाद दूसरा जो
अधिवेशन इसका दिल्ली में हुआ था, जिसके सभापति महात्मा गांधी थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के साथ जो सेब्रे की संधि हुई थी, क्योंकि भारतीय मुसलमान ब्रिटिशों के साथ दे रहे थे और वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश के प्रजापालक जनता है, इसलिए ब्रिटिशों के साथ रहेंगे। लेकिन जो उम्मीद थी ब्रिटिशों से कि टर्की के साथ, क्योंकि टर्की का जो खलीफा होता है और वही खलीफा सुल्तान भी उस समय था, जिसका नाम था बी अब्दुल हमीद द्वितीय, वह खलीफा भी था। और खलीफा एक प्रकार से इस्लाम जगत का धर्माधिकारी भी होता है और वह टर्की का सुल्तान भी था। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य होते हैं, ईसाई जगत में पोप होते हैं, उसी प्रकार से खलीफा की सत्ता थी। तो उसी खलीफा के सत्ता के अगेंस्ट में हम देखें जब मुसलमानों का अंग्रेजों से विरोध पैदा होता है और उसी के लेकर के अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन होता है और गांधी जी ने इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और यही नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी लीडर थे सभी लोगों ने हम देखें तो खिलाफत कमेटी का समर्थन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम, अब आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू मुस्लिम जो संगठन था, जिसको मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था, वह संगठन 1916 में देखा जाए तो 1916 में जो हुआ था उसमें जो है हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने का कार्य किया गया था। दोनों एक मंच पर आए थे। इतिहासकार रजनी पामदत्त असहयोग आंदोलन के संबंध में कहते हैं, असहयोग आंदोलन रोलेट अधिनियम एवं जलियांवाला बाग कांड के घटनाओं से नहीं आरंभ हुआ, अपितु उस समय देश की आर्थिक संकट में था और 1920 में पहले छमाही में 200 हड़तालें हुए, जिसमें 15 लाख मजदूर सम्मिलित हुए। तो इस प्रकार से उनका कहना था कि उस समय का आर्थिक असंतोष जो है असहयोग आंदोलन में आम लोगों को इकट्ठा करने पर बल दिया और असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य तय किया गया उसमें औपनिवेशिक स्वशासन प्राप्त करना पहला उद्देश्य रखा गया। बाद में उसमें परिवर्तित करके शांतिपूर्ण उचित उपाय द्वारा स्वराज प्राप्त करने की बात कही गई। इस प्रकार से देखा जाए तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन में दो प्रकार के कार्य हुए, पहला रचनात्मक कार्य, दूसरा जो है नकारात्मक या विध्वंसात्मक कार्य हुए। इसमें रचनात्मक कार्य में स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देना, 20 लाख चरखों का वितरण करना, स्वयंसेवकों की संख्या बढ़ाना, तिलक कोष में 1 करोड़ की व्यवस्था करना और 4 आने प्रति व्यक्ति जो है इकट्ठा करना, ये व्यवस्था की गई। विध्वंसात्मक या नकारात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियों का त्याग करना, औपनिवेशिक पदों का त्याग करना, सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना, सरकारी विद्यालयों का त्याग करना, विद्यापीठों की स्थापना की गई, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की गई, न्यायालयों का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, मद्य निषेध किया गया और अछूतो द्वार का आंदोलन चलाया गया। तो इस प्रकार से हम देखें तो असहयोग आंदोलन के जो कार्य थे उस कार्य के तहत महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया, जूलू पदक जो प्राप्त था दक्षिण अफ्रीका से उसे त्याग दिया, बोवर पदक को भी त्याग दिया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा के पद से इस्तीफा दे दिया और बहुत सारे वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, वल्लभ भाई पटेल आदि प्रमुख लोगों का नाम आता है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई, उसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो आपका विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना भी 1920 में हुई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, राष्ट्रीय लाहौर कॉलेज की स्थापना हुई, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
और इस आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम के तहत खादी और चरखा का प्रचार प्रसार किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मद्य निषेध के लिए महिलाओं ने पिकेटिंग किया और गांधी जी ने संपूर्ण देश का दौरा किया। और दौरा करते वक्त जो जनता का उत्साह था, उस उत्साह को देखते हुए उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर 1921 तक भारत को स्वराज्य मिल जाएगा। ऐसा उनको उम्मीद थी। हिंदू मुस्लिम मिलकर के सत्याग्रह में सम्मिलित थे, हिंसा का सहारा नहीं लेना था, इसीलिए अहिंसात्मक आंदोलन चल रहा था। और उसी दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भी भारतवर्ष में होता है, उसका जगह जगह बहिष्कार हुआ, लोगों ने जेल भरा और इस प्रकार से आंदोलन अपना चरम रूप लेता गया। गांधी जी ने अंतिम समय में 1921 में नवंबर 1921 में कहा कि अब सिविल नाफरमानी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, उसका अंतिम चरण में आंदोलन का स्वरूप जो है सिविल नाफरमानी का हो गया। बारदोली के लोगों को लगान देने से मना किया और इस प्रकार से अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जारी रखने की बात कही उन्होंने और भारत से उन्हें सत्ता प्राप्त करने की दिमाग में बात आई। ऐसे दौर में आंदोलन चरमोत्कर्ष पर जब था तो गोरखपुर के छोटे से जगह चौरी चौरा पर 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया और इस 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला देने के कारण से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कमेटी के बैठक बुला करके आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी और पूरे देश के लोग अचंभित थे और सभी कांग्रेस के नेता गांधी जी के विरोधी हो गए। क्योंकि वास्तव में स्वराज मिल सकता था, स्वशासन मिल सकता था, वह हाथ से चला गया गांधी जी को आंदोलन वापस लेने के कारण से। इसमें प्रमुख रूप से मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन झा, सुभाष चंद्र बोस सभी ने उनकी कटी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ तक कहा कि आंदोलन बंद करना बेहद खेदजनक है क्योंकि जनता का जोश चरमोत्कर्ष पर था। CR दास ने कहा गांधी जी किसी आंदोलन को शानदार ढंग से आरंभ करते हैं, कुशलता पूर्वक आगे बढ़ाते हैं जब तक चरम शिखर पर पहुंच न जाए, किंतु उसके बाद वो घबरा जाते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं। इस प्रकार से हम देखें असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख गतिविधियां हुई। इसके अलावा असहयोग आंदोलन का जो आम जनमानस पर इफेक्ट पड़ा, जो प्रभाव पड़ा, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। गांधी जी को वापस लेने के कारण असहयोग आंदोलन लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। ऐसी स्थिति में उन्हें मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। ऐसी स्थिति में क्षुब्ध होकर CR दास ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में स्वराज दल का गठन कर दिया। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिलकर के स्वराज दल का गठन किया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन का मिला जुला जो प्रभाव था, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन था और असहयोग आंदोलन एक प्रकार का राजनीतिक आंदोलन था, तो वो मिलाना वो भी लोग आलोचना करते हैं कि उन्होंने गलत किया, जबकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों को मिल करके लड़ने को प्रोत्साहित करने का काम किया था। इसके अलावा असहयोग आंदोलन में पहली बार अपार जनमानस राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा हुई और पहली बार गांवों की प्रतिभागिता हुई, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में हम देखें तो गांव नहीं सम्मिलित था, लेकिन 1920 के असहयोग आंदोलन में गांव भी सम्मिलित हुआ। और इतिहासकार कूपलैंड का मानना है गांधी जी आंदोलन को क्रांतिकारी बनाने के साथ साथ लोकप्रिय भी बना दिया। अभी तक आंदोलन नगरों तक सीमित था, जो गांव में पहुंच गया। गांधी जी के व्यक्तित्व ने भारतीय ग्रामों को जगा दिया, ऐसा कूपलैंड का कहना है। पहली बार किसी आंदोलन में रचनात्मक कार्यक्रम को लागू किया गया। इन सब के बावजूद भी गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया। इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा भुगतना पड़ा कि यदि उस समय आज़ादी मिली होती तो निश्चित रूप में संपूर्ण भारत एक होता, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि हिंदू मुस्लिम उस समय यूनाइट थे, एकत्र थे। इस प्रकार से गांधी जी ने जन आंदोलन को स्थगित करने का
निर्णय के बाद रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया। उन्हें लगा कि आत्म संयम के बिना सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं है, इसीलिए आत्म संयम की पर उन्होंने बल दिया। और गांधी जी को स्वास्थ्य खराब होने के कारण से 2 वर्ष में ही उनको जेल से रिहा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वो रचनात्मक कार्यों की ओर ध्यान दिया। और सबसे मुख्य बात यह है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चलाया था वह सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर ही चलाया था। हम सभी लोग जानते हैं भारत में पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के रूप में किया था, और वही प्रयोग 1920 के सविनय असहयोग आंदोलन में किया। और असहयोग आंदोलन में उसके प्रयोग के कारण से उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, इसी कारण से उनकी आलोचना होती है। स्वयं गांधी जी ने कहा था, मैं आंदोलन को हिंसात्मक होने से बचाने के लिए हर एक अपमान, हर एक यातना, बहिष्कार, यहाँ तक कि मृत्यु को भी झेल सकता हूँ। इस प्रकार से गांधी जी का उद्देश्य था। तो इस प्रकार से देखें, असहयोग आंदोलन भारतीय जनमानस को उद्वेलित करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह का जो प्रयोग गांधी जी ने किया था इस आंदोलन में, इससे पूरे भारतीय जनता में को उत्साहित कर दिया। वो अलग चीज है कि आंदोलन को वापस लेना उस समय नुकसानदायक था, लेकिन आगे के लिए बेहतर रहा। इस प्रकार से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया। जय हिंद, जय भारत।